हेलो बच्चों आज हम लोग 10th क्लास हिंदी भाग 2 कोर्स बी की स्पर्श बुक के 3rd चैप्टर, इसका जो गद्यखंड है उसके 3rd चैप्टर तंतारा वामीरो की कथा जो कि लीलाधर मंडलोई द्वारा फिर से लिखी गई है उसे पढ़ेंगे। ये लोक कथा अंडमान निकोबार, आपने सुना है ना, अंडमान निकोबार ये पहले एक ही द्वीप हुआ करता था। ये कैसे अलग हुए, इसको लेकर बहुत प्रसिद्ध एक लोक कथा है जो वहाँ आज भी सुनी और सुनाई जाती है। इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। इनके कैसे ये अंडमान निकोबार जो पहले एक ही द्वीप हुआ करता था ये कैसे अलग हुआ, इनके विभक्त होने की जो कथा है वही आज हम लोग तंतारा वामीरो की कथा में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार जो थे द्वीप समूह पहले एक ही हुआ करते थे। जो आज अंडमान का दक्षिण की तरफ आखिरी द्वीप है उसको हम लोग लिटिल अंडमान कहते हैं और उससे 96 किलोमीटर के करीब निकोबार द्वीप श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो उसका पहला द्वीप उसको कार निकोबार कहते हैं। ये दोनों द्वीप पहले एक ही हुआ करते थे। वहाँ पर एक गांव था, बहुत सुंदर गांव था। वहाँ पर एक युवक रहता था, उस युवक का नाम तंतारा था। वो बहुत देखने में आकर्षक और सुंदर, आकर्षक और बहुत मदद करने वाला, बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो हर वक्त अपने गांव के लोगों की मदद करता था। गांव के अलावा जिसको भी उसको ज़रूरत पड़ती थी, द्वीप के और लोग थे जो भी उसे मदद के लिए बुलाता था, सहायता के लिए पुकारता था, वो हर व्यक्ति की मदद के लिए एकदम से तैयार रहे। तो इसकी वजह से सब लोग उसका आदर करते थे, उसको रेस्पेक्ट करते थे, है ना, उससे प्यार करते थे। अपने हर फंक्शन में, हर जो भी कार्यक्रम होते थे उसको इनवाइट करते थे। तो इस प्रकार से जो तंतारा था, इसके गांव का नाम था पासा गांव का रहने वाला था तंतारा। एक बार क्या हुआ कि एक बात और थी कि तंतारा जो था उसकी पारंपरिक ड्रेस पहनता था, वो पारंपरिक वेशभूषा थी और साथ में कमर में वो एक लकड़ी की तलवार हमेशा लगाए रखता था। अब लकड़ी की तलवार कभी उसे अलग नहीं करता था और लोगों ने कभी उस तलवार का प्रयोग करते हुए उसे नहीं देखा था और लोगों को लगता था कि उसमें जरूर कोई अद्भुत शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, जिसकी वजह से वो ऐसे साहसिक जो कारनामे हैं और जो भी साहसपूर्ण कार्य करता है वो उसी की वजह से कर पाता है, ऐसा लोग मानते थे। एक बार क्या हुआ, उसके बाद हमने तंतारा का व्यक्तित्व और उसका किस तरह था, उसका परिचय है, ये हमने जान लिया, ठीक है। एक बार क्या हुआ, अब हम वो पूरे दिन के श्रम करने के बाद, पूरे दिन मेहनत करने के बाद शाम के टाइम जो समुद्र है उसके किनारे टहल रहा था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, तंतारा वामीरो का प्रथम मिलन। वो पहली बार वामीरो से कैसे और कब मिला। तो तंतारा जब समुद्र के किनारे बहुत प्राकृतिक जो छटा बिखरी हुई थी उसका आनंद ले रहा था। कैसे सूरज ढल रहा था, जब सूरज ढलता है, आपने शाम को देखा ना, सूरज जब अस्त होता है तो कैसा बिल्कुल ऑरेंज आसमान होता है ना, कितना सुंदर और लुभावना लगता है। तो उस वक्त तो समुद्र के किनारे वो ऐसा लगता था जैसे कि चारों तरफ समुद्र के ऊपर ऑरेंज कलर बिखरा हो। उसकी जो किरणें थी चमकती हुई समुद्र पर पड़ रही थी और सूरज का गोला ऐसा लग रहा था जैसे कि समुद्र के अंदर जा रहा हो। चिड़ियाएं हैं वो अपने अपने घोंसलों को लौट रही थी, उनकी चहचहाट चारों तरफ आ रही थी, धीमे स्वर में वो चहचहाट सुनाई दे रही थी और सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ रही थी और वहाँ ठंडी बालू पर वो बैठकर शांत मन से उसका आनंद ले रहा था, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहा था। तभी उसका मन बहुत शांत था और वो बहुत शांत मन से बैठा हुआ था। तभी उसे दूर कहीं किसी गाने की आवाज सुनाई देती है, कोई गीत गा रहा है। वो इतना मधुर गीत था, इतना सुंदर गीत था कि वो ध्यान से सुनता है और इतना मगन हो जाता है कि वो अपनी सुध-बुध खो देता है और जिधर से गीत की आवाज आ रही होती है उधर धीरे धीरे गीत सुनता हुआ अपने कदम बढ़ा देता है। थोड़ी दूर जाकर वो क्या देखता है कि समुद्र के किनारे एक युवती बैठी हुई कोई श्रृंगार का गाना गा रही है। श्रृंगार रस होता है बेटा, आप अभी पढ़ोगे, मतलब कि सौंदर्य से संबंधित, सौंदर्य से रिलेटेड कोई प्रेम से संबंधित गीत गा रही है, कोई प्रेम गीत गा रही है
और वो बहुत मगन होकर, बहुत मन से अपने गीत में खोई हुई है और तंतारा पीछे जाके उसका गाना सुनता है, वो भी सुध बुध खो के उसका गाना सुन रहा होता है। तभी अचानक समुद्र की एक तेज लहर आती है और उस युवती को भिगोकर चली जाती है। वो युवती एकदम हड़बड़ा जाती है और अपना गाना भूल जाती। तभी वो भूल जाती है तो तंतारा को भी सुध-बुध से वापस लौटता है, अरे गाना बंद हो गया। तो वो देखता है सामने युवती है, तो वो उससे कहता है कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, दोबारा गाओ ना, अपना गाना पूरा करो ना। अब युवती एकदम चौंक कर पीछे देखती है, एक अजनबी पुरुष को देखकर वो चौंक जाती है और वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और उसे मतलब घूरते हुए देखती है कि इसका मतलब है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैं क्यों गाऊं। फिर वो, लेकिन उसे कुछ ध्यान ही नहीं, वो उसके गाने में इतना खोया हुआ है। वो दोबारा कहता है, तुमने अपना गाना क्यों रोक दिया, अपना गाना पूरा करो, बहुत सुंदर गा रही हो, दोबारा गाओ। लेकिन वो गाना नहीं गाती और उल्टे उससे पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो और इस तरह का प्रश्न करने का क्या मतलब है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई बाध्य नहीं हूं। तो तंतारा फिर दोबारा उससे कई बार जब कहता है तो वो उसको डांट कर कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्यों दूं। फिर उसे कुछ अपनी गलती का एहसास होता है, वो उससे क्षमा मांगता है और कहता है कि क्षमा करो, लेकिन तुम अपना नाम तो बताओ, तुम्हारा क्या नाम है। और तो वो कहती है वामीरो, और वो यह कहकर झटके से उठती है और अपने गांव की तरफ जाने लगती है। वो जो इसका गांव था तंतारा का पासा गांव, उसके पास दूसरा गांव था लपाती, वहां की रहने वाली होती है। तो वो अपने नाम बता देती है और झटके से उठ के अपने घर के लिए चली जाने लगती है। तो तंतारा उसको तेज आवाज में कहता है कि सुनो, कल फिर आना और इस जगह पर तुम दोबारा आओगी ना, तो मैं तुम्हारा गाना सुनना चाहता हूँ। लेकिन वो उसको, और मेरा नाम तंतारा है, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चली जा। तो घर जाकर वो, लेकिन उसके दिमाग से जो वामीरो थी उसे तंतारा का चेहरा याद आता रहता है। वो उसने तंतारा के बारे में, उसके साहस के बारे में, उसकी सहायतापूर्ण उसका जो व्यवहार था, मदद करने वाला जो उसका व्यवहार था, लोगों की हेल्प जो करता था, उसके किस्से उसने बहुत सुन रखे थे, लेकिन कभी मिली नहीं थी। तो उसे सोचा नहीं था कि इस तरह उसे तंतारा सामने मिल जाएगा। तो वो घर जाकर उसके बारे में सोचती रहती है। फिर वो सोचती है नहीं, वो तो दूसरे गांव का है। तो उस वक्त क्या होता है, उनके गांव में क्या प्रथा थी कि एक परंपरा थी, रूढ़ी थी कि एक गांव के ही स्त्री पुरुष की विवाह संबंध हो सकता है, उनका ही विवाह हो सकता है जो एक ही गांव के हैं, दूसरे गांव में विवाह संबंध नहीं होते थे। तो जो वामीरो थी वो अपने दिमाग में सोचती है कि नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरे गांव का है, तो कोई फायदा नहीं है मैं उसके बारे में सोचूं। लेकिन वो बार बार उसके दिमाग में वो जो तंतारा है उसका चेहरा आता है और वो अपने जीवन साथी के बारे में जैसी कल्पना करती थी, जो बातें सोचती थी, उसे ऐसा लगता था कि ये सारी बातें तंतारा के अंदर हैं। लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। ऐसे सोचते सोचते, और इधर जो तंतारा था वो भी कुछ बेचैनी अनुभव करता है, वो भी जो वामीरो है उसके प्रति लगाव का अनुभव करता है और सोचता है कि कल मैं उससे मिलूंगा दोबारा। तो इस तरह वो दोनों प्रथम बार इस प्रकार मिलते हैं और अगले दिन जैसे ही दिन निकलता है, तंतारा को लगता है कि आज तो मुझे उससे मिलना चाहिए और वो शाम ढलते ही उसी समुद्री चट्टान के पास पहुंच जाता। अब इन दोनों का प्रेम किस तरह बढ़ता है और एक दूसरे को ये लोग प्रेम करने लगते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जब वामीरो है वो सोचती है मुझे नहीं जाना है, लेकिन एक उसके अंदर इच्छा होती है कि एक बार और मुझे तंतारा से मिलना चाहिए और वो वहाँ पर तंतारा उसका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन उसके मन में ये शंका है, पता नहीं वामीरो आएगी या नहीं आएगी। लेकिन तभी उसे वामीरो दिखाई देती है। दोनों बिल्कुल मूक होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं और जैसे ही दिन ढलने को होता है वामीरो वहाँ से
चली जाती है। इस तरह वो रोज मिलने लगते हैं, बिना कोई बात किए एक दूसरे को देखते हैं और अपने अपने घर चले। इस तरह उनके जो मिलना है वो गांव के कुछ लोग उसके बारे में लोगों को पता लग जाता है और वो गांव के बाकी लोगों को बता देते हैं। बाकी गांव के लोग इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये अलग अलग गांव के हैं, इसलिए इनका विवाह संबंध संभव नहीं है, तो इसलिए उनको आपस में नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो दोनों आपस में मिलते रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो तंतारा है इसके गांव में एक पशु मेला लगता है। वो साल में एक बार लगता था। तो पशु मेला लगता है, उसमें क्या होता है, बहुत हष्ट पुष्ट पशुओं को लाया जाता है, उनकी प्रतियोगिताएं की जाती हैं। आपस में ना पशुओं की प्रतियोगिताएं की जाती हैं, लड़ाइयां करवा के कौन जीतेगा। और पशुओं के साथ जो युवक होते थे उनकी शक्ति की परीक्षा भी ली जाती थी। उसके बाद नाच गाना होता था, नृत्य होता था और उसके बाद भोजन का आयोजन किया जाता था। इस प्रकार ये बहुत अच्छे से पर्व मनाया जाता था। अब जो तंतारा था उसके गांव में सब लोग आने शुरू हो गए, लोग इकट्ठे हो गए, कार्यक्रम शुरू होने लगे। लेकिन उसका जो है गांव में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है, किसी कार्यक्रम में उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसको तो वामीरो का इंतजार था कि वामीरो नहीं आई। वो हर तरफ उसकी निगाहें वामीरो को देख रही। तभी वो बेचैनी से इधर उधर घूम रहा होता है कि सब लोग आने शुरू हुए, वामीरो नहीं आई। तभी उसे एक जगह वो खड़ा होता है, तभी उसे पेड़ों के पास से वामीरो आती दिखाई देती है। तो वामीरो उसके पास आती है और रोने लगती है। वो काफी रोने लगती है। उसकी आवाज रोने की सुनकर उसकी वामीरो की माँ आ जाती है उसके पास। धीरे धीरे वहां पर बाकी पुरुष लोग भी आ जाते हैं, गांव के लोग होते हैं ना, वो गांव के लोग भी आ जाते हैं। तो यह सब देखकर जो वामीरो की माँ थी उसे कुछ अपमान महसूस होता है, उसे अच्छा नहीं लगता। तो वो तंतारा को बहुत बुरा भला कहती है और उसको अपमानित करती है ना, उसको अपमानित करती है। उसको उसकी माँ जिस तरह बोलती है उसको देखकर बाकी जो गांव के लोग हैं वो भी उसको उसके विरोध में काफी कुछ कहने लगते हैं। अब तंतारा का क्रोध, अब हम देखेंगे तंतारा को किस प्रकार क्रोध आता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये। अब इतना सब कुछ के सुनकर तंतारा को समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे, क्या बोले। वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रूढ़ी है, हमारे यहाँ परंपरा है कि अलग अलग गाँव में विवाह नहीं होते और फिर भी तुम मिलते हो। अब तंतारा को उससे प्रेम था, अब वो बहुत उसे क्रोध आ रहा है, लेकिन वो अपने आप को क्रोध को दबा के बहुत अपने आप को असहाय महसूस करता है। असहाय समझते हो ना, कि मैं कुछ क्या करूं, वो कुछ कर नहीं पाता है ना। सबकी सहायता है, बलिष्ठ है और ताकतवर है, लेकिन इस वक्त वो क्या करे, तो वो समझ नहीं आता। ऊपर से वामीरो रोए जा रही थी तो उसका दुख और ज्यादा बढ़ रहा था। तभी वो क्या करता है, उसको क्रोध बढ़ते बढ़ते उसे समझ नहीं आता कि मैं इस क्रोध को कैसे शांत करूं। तो अचानक से उसका अपना हाथ अपने उस पे चला जाता है, तलवार की मूठ पर। तलवार की मूठ समझते हो ना, तलवार को जहां से पकड़ते हैं ना बेटा, ऐसे उठा के, जो तलवार को पकड़ने वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं मूठ। तो तलवार की मूठ पकड़ता है तंतारा और तलवार को झटके से निकाल लेता है। सारे लोग एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं, सब एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि कभी किसी ने तंतारा को उस तलवार का प्रयोग करते नहीं देखा था। गड़गड़ाहट होने लगती है और वो तेजी से तलवार निकालकर जमीन में घोंप देता है ना, एकदम जमीन के अंदर ऐसे घोंप देता है और उससे ऐसे लाइन खींचता हुआ दूर तक चला जाता। और जहां जहां वो लाइन खींचता है वहां पर धरती बीच में से फटती चली जाती है। तंतारा को कुछ भी होश नहीं रहता, वो खींचता हुआ दूर तक चला जाता है। जहां जाके रुकता है वहां तक धरती दो हिस्सों में बट चुकी थी और तंतारा दूसरी तरफ था और वामीरो इस तरफ थी। सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। किसी को कल्पना नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। वामीरो इस तरफ थी और तंतारा दूसरी तरफ, और वो जिस तरफ था वो हिस्सा समुद्र की तरफ धंसता जा रहा था। तंतारा को होश आता है, वो उछल के दूसरी तरफ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है। इधर वो वामीरो 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 चिल्ला रहा होता है
और वामीरो तंतारा तंतारा कहते हुए तेजी से भाग रही होती है। तो वामीरो लहूलुहान हो जाता है, बेसुध होकर उस टापू पर जो उससे जुड़ चुका था उधर गिर पड़ता है और वामीरो फिर उसे काफी ढूंढती है लेकिन कुछ उसका अता पता नहीं मिलता। और इधर वामीरो अपने घर से अलग हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है और पागलों की तरह उसे ढूंढती फिरती है लेकिन उसे तंतारा नहीं मिलता। तो इस तरह बाद में ना वहाँ अब तंतारा है ना वामीरो है, लेकिन उनकी जो प्रेम कथा अमर हो गई। हाँ, इसके बाद वहाँ के समाज में एक पॉजिटिव अच्छी बात ये हुई, ये जो रूढ़ी थी कि अलग अलग गांव के होने पर जो विवाह नहीं होता था, ये रूढ़ी टूट गई, है ना, ये परंपरा थी, टूट गई। और फिर उसके बाद लोगों ने उनके त्याग की वजह से, उन्होंने जो बलिदान दिया है, उनके प्रेम के बलिदान की वजह से उसके बाद उनके अलग अलग जो गांव थे उनमें विवाह होने लगे ना। तो इस प्रकार उनके बलिदान से एक पॉजिटिव क्या हुआ कि आपस में विवाह संपन्न होने लगे और उन्होंने इस पुरानी और जो आज के समय में सुटेबल नहीं है, जो आज के समय में बिल्कुल भी कारगर नहीं है, ऐसी रूढ़ी को, ऐसी परंपरा को छोड़ दिया और इसकी वजह से एक पॉजिटिव चेंज आए। तो आज हमने ये कथा पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ओके।